नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं संविधान का संशोधन कैसे होगा, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट देख चुके हैं। अब दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल संरचना। देखिए, संविधान का संशोधन करने की तीन प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। एक सिंपल मेजोरिटी से प्लस दो स्पेशल मेजोरिटी से, उसमें भी एक स्पेशल मेजोरिटी से और प्लस एक स्पेशल मेजोरिटी और प्लस जितने भी राज्य विधानमंडल है उनमें से आधे से ज्यादा वो करने से, पास करने से। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो तीन वो है पूरा संशोधन। अब देखिए, संसद जो है, ये संविधान संशोधन सिर्फ संसद में हो सकता है, संसद के दो सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में। तो संसद सिर्फ और सिर्फ देखिए कुछ भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप देखें इसमें, मतलब संविधान का कोई भी पार्ट संसद चेंज कर सकती है, लेकिन जो संविधान की मूल संरचना है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं कर सकती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी तक बहुत सारे हम लोगों ने देखा है, जैसे मान लीजिए जो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो संविधान की मूल भावना थी, जैसे कि डेमोक्रेसी प्लस सेकुलरिज्म प्लस इंडिविजुअल राइट्स और ये सब जितनी भी चीजें 18 अभी तक चीजें इंटरप्रेट हुई हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती रहती है और टाइम टू टाइम अपने जजमेंट को जैसे वो खुद ही इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो मूल अधिकार है क्या उनको आप संविधान संशोधन के तहत बदल सकते हैं या फिर उनमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पूरी हिस्ट्री रही है, कई सारे केसेस हुए हैं और फाइनल पोजीशन इस समय ये है कि संविधान को संसद, मतलब संविधान के किसी भी पार्ट को, किसी भी भाग को संसद चेंज कर सकती है, लेकिन वो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करनी चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। ठीक है। तो अभी देखिए कई सारे मामले आए। सबसे पहले मामला आया था शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में। जैसे हम लोग को आजादी मिली थी तो कई सारे ये एक देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार था उस टाइम, तो फंडामेंटल राइट था। अब देखिए, जो जमींदार थे उनसे जब सरकार ने जमीन एक्वायर करनी चालू की तो वो लोग कोर्ट में पहुंच गए थे और डायरेक्टली वो केस पे केस आ रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहला संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट किया था 1951 में, और इसमें एक शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, शेड्यूल 9। ठीक है। उसका ये मतलब था कि कोई भी अगर कोई भी इसमें मामला है, कोई भी शेड्यूल 9 में डाल दिया गया तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, न्यायिक समीक्षा उस टाइप की पोजीशन की नहीं हो सकती है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट कर करके इस समय जो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अब किसी भी एक्ट की, किसी भी मामले की, किसी भी संविधान संशोधन का न्यायिक समीक्षा हो सकती है 24 अप्रैल 1973 के बाद। तो सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद केस, और इसमें लोगों ने डिमांड की कि उनका संपत्ति का अधिकार ये उनसे वंचित कर रहा है स्टेट यानी कि राज्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, संसद ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, संविधान का संशोधन किया है, इसमें ये देखिए उस टाइम पोजीशन ये थी कि जो संविधान का संशोधन था वो एक आर्टिकल 13 में आपको बताया था, आर्टिकल 13 में वो सब लॉज होते हैं या विधि होती है जो कि अगर ऐसा कोई लॉ है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा, यानी कि शून्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस में कि संसद ने, क्योंकि ये संविधान का संशोधन किया है, तो ये जो संशोधन है ये आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं माना जाएगा। ये उस टाइप की पोजीशन थी, अभी की नहीं है। तो इसीलिए संविधान, ये संसद फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है। उसके बाद फिर गोलकनाथ मामला आया। गोलकनाथ में क्या हुआ, जब 17वां संशोधन हुआ 1964 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले की पोजीशन बदल दी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप जो संसद है वो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों को नहीं संशोधित कर सकते, नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है, इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय है, लोकोत्तर है। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद अपने आप को रिफॉर्म कर लिया। उसके बाद फिर देखिए संसद ने रिएक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप मूल अधिकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते या फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो संसद ने रिएक्ट किया, पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, 24वां संशोधन पास कर दिया और उसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में ये चेंजेस कर दिए और ये बता दिया गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे यानी कि संवैधानिक संशोधन होंगे 368 के अंदर, वो 13 के अंदर लॉ या विधि नहीं माने जाएंगे।
ये संसद ने बता दिया कि मतलब इन्होंने ये समझने की कोशिश की कि संसद अगर कोई संशोधन लाती है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और उसको वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 आपको पता है ना, आर्टिकल 13 में पिछली बार बता चुका हूँ, फंडामेंटल राइट में पूरा समझा चुका हूँ। उसका ये मतलब है कि जो भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे वो सभी नल एंड वॉइड होंगे, शून्य होंगे। तो ये हुआ। इसके बाद फिर केशवानंद भारती केस आया। ये सबसे बड़ा केस है समझ लीजिए इंडिया की पार्लियामेंट हिस्ट्री का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिर से देखिए ये कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो संसद है वो फंडामेंटल राइट को यानी कि ये जो मूल अधिकार है उनको आप संसद ये अमेंड कर सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जोड़ दिया गया कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ कर सकती है, फिर गोलकनाथ ने बोला नहीं कर सकती है, फिर संसद ने रेड कर दिया, 24वां संशोधन कर दिया, फिर केशवानंद भारती ने बोला नहीं फंडामेंटल राइट को कर सकते हैं यहाँ पर संसद, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिर संसद को गुस्सा आ गया, संसद ने फिर से रिएक्ट कर दिया और यहाँ पे 24वां संशोधन किया था, यहाँ पे उसका उल्टा समझ लीजिए 42वां, तो ये थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 42वां संशोधन कर दिया और 368 को फिर से संशोधित कर दिया। ये बोल दिया कि संसद की जो विधायी शक्तियां हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है और इनको इवन न्यायालय में चुनौती तक नहीं दी जा सकती, मतलब आप जुडिशियल रिव्यू तक नहीं कर सकते हैं, इतनी ज्यादा पावर इन्होंने अपने आप को खुद दे दी संसद ने। इसके बाद फिर आया मिनर्वा मिल केस। इसमें देखिए ये वाला जो अमेंडमेंट था 42nd वाला, वैसे भी जो 44th अमेंडमेंट आया था ज्यादातर चीजें 42nd वाले को काउंटर करने के लिए आई थी। मतलब इन्होंने 42वें में संविधान संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी पावर दे दी गई थी पार्लियामेंट को कि सबसे बड़ी जैसे बॉडी यही हो जाएगी और पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती थी। तो 44वां वाला इसीलिए आया था क्योंकि 42 को अपोज करने के लिए, मतलब जो 42 में गलतियां हुई थी उनको सुधारने के लिए 44 वाला आया था। अब इसके बाद फिर मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला चीज खारिज कर दी 368 में, जो ये संशोधन किया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता भैया कि आपकी एकदम असीमित पावर है और वहां पे जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा तक ना हो पाए, क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते हैं। और फाइनली फिर वामन राव मामले में भी बेसिक स्ट्रक्चर को माना गया 24 अप्रैल 1973 के बाद। तो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संविधान के किसी भी भाग को चेंज कर सकती है, किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, उसमें कुछ जोड़ सकती है, उसमें कुछ घटा सकती है, ठीक है, ये वाली बात है। और चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों को भी अमेंड किया जा सकता है, डीपीएसपी को भी अमेंड किया जा सकता है, कुछ भी चेंज किया जाता है, बस इवन इंक्लूडिंग प्रियम्बल तक चेंज किया जा सकता है। और प्रियम्बल किया भी गया है चेंज। बताइए कौन से संशोधनों से किया गया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी SSI, अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको जरूर पता होगी कौन सा संशोधन है, वो एकदम पता होना चाहिए आपको। तो ये है प्रेजेंट पोजीशन और ये है पूरी हिस्ट्री कि मतलब ना कभी सुप्रीम कोर्ट में देखिए पहले शक्ति प्रसाद ने बोला कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि संसद कर सकती है, फिर नहीं कर सकती, संसद ने रेडी किया, केशवानंद भारती ने फिर से वही बोल दिया कि नहीं आप कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। कुल मिला के अभी ये पोजीशन समझ में आ गई और ये सब केस समझ में आ गए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना में आता क्या क्या है। देखिए ये अभी तक जितने भी जजमेंट हुए, जितने भी केस हुए, अभी तक 18-19 ऐसी चीजें समझ में आई जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का यानी कि मूल संरचना के पार्ट है। उनमें से क्या क्या है देखिए, पहली बात तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे ऊपर इंडिया में कौन है। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इंडिया में क्या सुप्रीम है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सुप्रीम है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी अगर ऐसा संशोधन कि वो संविधान की सर्वोच्चता को चैलेंज करेगा वो नहीं माना जाएगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक यानी कि सार्वभौम लोकतंत्र, गणराज्यात्मक पर जो ये प्रकृति है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलर कैरेक्टर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी स्टेट, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो हार्मोनी है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
उसके बाद है फिर ये जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है 32, 136, 141, 142, ये भी, और इवन जो देखिए जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, एकता, अखंडता यानी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट पावर, ये सब चीजें, फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब कुल मिला के वही सब चीजें हैं कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि जैसा हमारा देश का संविधान होगा, जैसा हमारा देश होगा, जो हमारे देश की नेचर होगा, कैसे गवर्नेंस चलेगा, कैसे विधायी शक्तियों का जो सेपरेशन होगा, ये सब चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा बैलेंस बना हुआ है। सभी जगह चेक्स एंड बैलेंस है कि मतलब कोई भी ना जुडिशरी, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, कोई सुप्रीम नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर है। मान लीजिए अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ गलत पारित कर दिया तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मान लीजिए जुडिशियरी ने कुछ अलग कर दिया तो उसको लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट पे उसके खिलाफ अब वो महाभियोग बुलाया जा सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर वैसे ही पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। तो इसीलिए तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनमें पूरा बैलेंस बना हुआ है। उसके बाद सेकुलरिज्म भी जो है इंडिया का सबसे बेसिक करेक्टर है, डेमोक्रेसी भी है। कोई अगर ऐसी असीमित पावर दे दी गई तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी एकदम से डिक्टेटरशिप आ जाए या फिर एक ही फैमिली रूल करने लगे। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर वो सभी चीजें हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत को बनाने के लिए पूरा सपना देखा था। ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट था सेकंड पार्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट 2। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हो गया खत्म। 10th वाला चैप्टर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे पेड ग्रुप हमने चालू किया है ऑप्शनल के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो 31 मार्च तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी के एंड तक भी वो लगभग 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा हो जाएगा। प्लस आपको हर टॉपिक की टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें, और आपको पूरा का पूरा ये इंडिविजुअल आपके ऊपर फोकस किया जाएगा। अगर आपके मान लीजिए इन लोगों ने कोर्स नहीं कराया जो हमारे एडुकेटर्स हैं, तो 2000 में से 1900 में आपके रिफंड कर दूंगा। 100 रुपए क्योंकि इंस्टा मोजो का चार्ज रहेगा तो वो लेंगे बस, बाकी आपके 1900 रिफंड हो जाएंगे। बाकी आपको जानते ही मेरी बात पे तो भरोसा हो गई। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।